डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन सी है और उन्हें किस वजह से इस्तेमाल में लाया जाता है और उनका क्या बेनिफिट होता है। तो डॉक्यूमेंट बनाने का क्या उद्देश्य है या उसके क्या पर्पस है, ये हम लोग यहाँ इस टॉपिक के अंदर जानने वाले हैं। अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं ये देखने वाले हैं और उन्हें क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट बनाया गया है उस फॉर्मेट का क्या महत्व है या उसके जो टर्म्स है या जो इंक्लूडेड टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले। मतलब हर एक फॉर्म में कुछ ना कुछ टर्म्स या संज्ञाएं दी गई है और उनका क्या महत्व है उस जगह पे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था प्रोसेस चार्ट के अंदर व्हाट इज साइकिल टाइम, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बराबर है, ब्रेकडाउन क्या है, डिले क्या होता है। तो ये जो टर्म्स हम लोगों ने वहां पे देखे उनका ही कुछ टाइप्स जो है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोसेस चार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक देखे नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर बहुत सारी संज्ञाएं आती है। हर एक फॉर्म या हम लोग कह सकते हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो चार्ट्स है या डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जो भी टर्म्स होती है, जो भी संज्ञाएं होती है, उनके बारे में अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे और रीड भी कर सकेंगे। सो जिसका बेनिफिट हमें क्या होगा, जब इंडस्ट्री में हम लोग काम करने जाएंगे तो उस सिस्टम को हम लोग भली भांति क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से मालूमात हमें हो सकती है यूजिंग दैट डॉक्यूमेंट्स और लर्निंग बाय दैट टर्म्स। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि जब कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू हो जाती है तब उसके स्टार्ट से उसके एंड तक हमें डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें उस प्रोडक्शन के दौरान या उत्पाद को बनाते समय जो भी क्रियाएं की जाती है उनके बारे में अच्छी तरीके से मालूमात हो जाती है। वो किसी वर्कर के लिए भी अच्छा होता है और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए या मैनेजमेंट स्टाफ के लिए भी अच्छा होता है, या सुपरवाइजरी लेवल के जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियरी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जब कोई प्रोडक्ट बनने के लिए या बनाने के लिए लिया जाता है तो उसके अंदर हमें क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है या उसकी क्वालिटी डेवलप होने ज़रूरी होती है। सो जिसके लिए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमें उसके लिए क्या करता है, हेल्प करता है। सो ऐसे तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट जो होता है उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। सो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हम लोग सही तरीके की क्वालिटी जो है या क्वालिटी प्रोडक्ट जो है नहीं बना पाएंगे। सो इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये पेपर के ऊपर भी किया जा सकता है, उसे ऑनलाइन अपलोड भी किया जा सकता है, ये डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, ये एनालॉग मीडिया के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा ये ऑडियो टेप के द्वारा भी मिल सकता है, सीडीज के अंदर मिल सकता है या हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसके जो सोर्सेस है डॉक्यूमेंटेशंस के ये बहुत सारे हैं। सो अलग अलग तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या उनको रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ में हमें जो यूज़र गाइड मिलता है या कुछ वाइट पेपर्स मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल आप कोई खरीदते हो तो उसके साथ में आपको यूज़र गाइड भी मिलता है, उसका हम लोग बोल सकते हैं मैनुअल मिलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ के साथ कुछ प्रोडक्ट के साथ तो पेपर्स आते हैं जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है उसको कैसे जोड़ना है या उसका कैसा रख रखाव रखना है। या फिर इसके अलावा कुछ कंपनीज या कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले जो
मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से डिटेल जानकारी देते हैं, उसका इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसे हम लोग ऑनलाइन हेल्प भी कहते हैं। मतलब उसके बारे में हम लोग ऑनलाइन जाके भी क्या कर सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ जगहों पे क्विक रेफरेंस गाइड होता है, तो आप जिसकी वजह से पूरा का पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप इंस्टेंटली 2 पेज को देख लोगे या ऑनलाइन जाके 1 पेज जो है उसका देख लोगे, तो आप उसको सही तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसका रख रखाव कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ये किसकी वजह से हमें प्राप्त होती है, बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। दीज आर कम्स अंडर द डॉक्यूमेंटेशन। तो आपके मोबाइल के साथ में आने वाला कोई भी गाइड होने दो, इंफॉर्मेशन शीट होने दो, या इंफॉर्मेशन पेपर्स होने दो, सर्विस सेंटर कहाँ है वो पेपर होने दो, ये क्या है, तो एक टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी वजह से हम हमारा जो काम है ये और ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए या उनको रखने के लिए या उनको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेजेस बनाई गई है। उन स्टेजेस के थ्रू ही उन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है या वेरीफाई किया जाता है। ये स्टेजेस कौन सी है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। उसमें से पहली स्टेज जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में रिव्यू लिया जाता है, फिर उनको अपडेट किया जाता है, और अपडेटेशन के बाद वापस दोबारा उनको अप्रूव या उनको अप्रूवल लिया जाता है, और अप्रूवल के बाद ही डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये रेडी हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कहें तो कुछ जगह पर या कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या किए जाते हैं, कभी कभार चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस जो होते हैं उन चेंजेस को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और जो करंट सिचुएशन है या पोजीशन है उसके साथ में उन डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ज़रूरत के हिसाब से जिस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत है या जिस प्रोसेस के दौरान जो डॉक्यूमेंट हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए वही डॉक्यूमेंट जो है जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। इस तरीके की प्रोसेस जो होती है वो फॉलो की जाती है। और जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हिसाब से, तो उनके साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रोसेस के साथ में जुड़े होते हैं उनको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, तो पहले भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किए जाते थे, लेकिन इतना ध्यान में रखना है इन डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी हम लोग बोल सकते हैं कि संलग्नता नहीं थी। मतलब क्या है, सही तरीके का प्रिपरेशन नहीं था, जिसकी वजह से अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क जो होता था ये जनरेट हो जाता था, जिसकी वजह से सही तरीके से प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती थी, या हम लोग बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता था। इसको कम करने के लिए क्या किया गया है, सही तरीके के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आई, और उसी से हम लोग अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट जो है वो इस्तेमाल में लाना चालू किया। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस चार्ट हो गया, उसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल हो गया जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BOM कहते हैं, फिर हो गया प्रोडक्शन साइकिल टाइम हो गया, फिर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गया, जॉब कार्ड्स हो गए, वर्क एक्टिविटी लॉग हो गया, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर्मेट हो गया, एस्टिमेटेशन ऑफ वर्क हो गया, मेंटेनेंस लॉग फॉर्मेट हो गया। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बनाए गए। तो उनमें से कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट जो है या जो हर किसी इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले या सीखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो पहला देखने वाले हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस चार्ट कहते हैं। तो प्रोसेस चार्ट कार्य को सरल और कारगर बनाने की एक सरल टेक्निक है। ये उत्पादन बनाने में होने वाली घटनाओं को स्टेप बाय स्टेप मतलब ही अनुक्रम से दर्शाती है। अन्य शब्दों में हम अगर प्रोसेस चार्ट के बारे में कहें तो प्रोसेस चार्ट जो होता है ये जो हमारा कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उससे या उसके लाने से प्रोडक्ट बनाने की या प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस का जो एंड है वहां तक की
पूरी प्रोसेस जो होती है ये प्रोसेस चार्ट के अंदर हमें पता चलती है या देखने को मिलती है। इस तरीके से प्रोसेस चार्ट जो है उसे डिजाइन किया गया है। इस प्रोसेस चार्ट के अंदर कुछ सिंबल जो होते हैं ये सिंबल्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चार्ट के अंदर देख रहे हैं। जैसे कि ओ, अगर हम लोग देखेंगे लेटर ओ तो उसे किसके लिए दर्शाया गया है? ऑपरेशंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि सॉइंग ऑपरेशन हो गया, पेंटिंग ऑपरेशन हो गया, सोल्डरिंग ऑपरेशन हो गया, पैकेजिंग ऑपरेशन हो गया। तो ये ऑपरेशंस बताता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, आप कौन सा ऑपरेशन वहां पे प्रोसेस कर रहे हो और वो कौन से स्टेप्स में है। तो हर एक ऑपरेशन को एक अलग सिंबल दिया गया है। ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, और फिर उन ऑपरेशन का सीक्वेंस आता है। तो उन ऑपरेशंस को दर्शाने के लिए ओ लेटर दर्शाया जाता है, और उसके बाद ये ऑपरेशन कैसे फॉर्म लाते हैं या फॉर्म में आते हैं। जैसे आपने पहले सॉइंग किया, बाद में फाइलिंग किया, उसके बाद आपने उसको फाइलिंग के बाद ड्रिलिंग किया। तो इस ऑपरेशन का जो सीक्वेंस होता है वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में उस चार्ट के अंदर दिया जाता है। जिससे पता चलता है कि जब रॉ मटेरियल को लाया जाता है उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशनल प्रोसेस किस प्रकार से परफॉर्म की जाती है, कौन सा ऑपरेशन पहले होता है, जिसकी मदद से या जिसका हेल्प लेके कोई भी बंदा उस ऑपरेशनल प्रोसेस को जान सकता है। भले उसको उन ऑपरेशंस को करने को नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो समझ सकता है कि भाई हाँ, ये स्टेज में ये ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म किए गए हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा जो टाइप होता है ऑपरेशन का या सिंबल के जरिए जिसको दिखाया जाता है, तो उसमें एक एरो का सिंबल दिखाया गया है, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं चार्ट के अंदर या टेबल के अंदर। एरो सिंबल जो होता है, ये एरो सिंबल को लेटर एम के साथ में दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो उसे ट्रांसपोर्टेशन मीडिया कहा जाता है। एक मीडिया या हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मीडिया, इसके लिए एरो से वो सिंबॉलिक लैंग्वेज दिखाई जाती है। एरो का मतलब भी ट्रांसपोर्टेशन है और उसे लेटर कैपिटल लेटर एम से दर्शाया जाता है। दैट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से है? कन्वेयर से किया गया है, फोर्कलिफ्ट से किया गया है, या ओटीआर ट्रक से किया गया है? कौन से तरीके से उस ट्रांसपोर्ट को क्या किया गया है, इस्तेमाल में लाया गया है, उसको दर्शाने वाली प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस में ये सिंबॉलिक एरो दिखाया जाता है। अगर वही लेटर से दर्शाना है तो लेटर कैपिटल लेटर एम से उसको दर्शाया जाता है। किसके अंदर? तो प्रोसेस चार्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इंस्पेक्शन की एक स्टेप होती है। ये इंस्पेक्शन करते समय या इंस्पेक्शन करने की जो स्टेप होती है या प्रोसेस होती है या ऑपरेशन होता है, उसको दर्शाने के लिए स्क्वायर दर्शाया जाता है। ये स्क्वायर सिंबल का मतलब क्या होता है? तो इससे हमें पता चलता है कि उस स्टेज में क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है या उसको चेक किया जा रहा है, मतलब ही इंस्पेक्ट किया जा रहा है। अलग अलग टाइप का इंस्पेक्शन होता है कि एक ही बार वो इंस्पेक्शन होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं। जैसे कि मेटल के डायमेंशंस को जब चेक किया जाता है, दैट इज कम्स अंडर द इंस्पेक्शन। उसके बाद उसकी प्रोफाइल को जांचना, वो भी इंस्पेक्शन के अंदर आता है। वो सही तरीके से लिमिट में बनाए कि नहीं वो जांचना, वो भी इंस्पेक्शन में। ये अलग अलग स्टेज में होता है। तो उसके हिसाब से प्रोसेस चार्ट के अंदर हर एक स्टेज में आपको ये सिंबल्स जो है वो मिलेंगे। तो इंस्पेक्शन के लिए जो सिंबल दिया जाता है वो क्या होता है? स्क्वायर। एक छोटा स्क्वायर दर्शाया जाता है जिससे इंस्पेक्शन की प्रोसेस हमें पता चलती है, और उसको लेटर कैपिटल आई से दर्शाया जाता है। इंग्लिश कैपिटल लेटर आई से उसको दर्शाया जाता है। आई का मतलब होता है इंस्पेक्शन। तो ये इंस्पेक्शन आपका कैसे हो रहा है? बाय विजुअल हो रहा है, बाय डायमेंशनिंग हो रहा है, या और किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में हो रहा है। तो वो वहां पे क्या किया हुआ रहता है? प्रोसेस चार्ट के अंदर उसे नमूद किया हुआ रहता है या दिखाया या लिखाया हुआ रहता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है? तो कैपिटल डी लेटर दर्शाया गया है। सिंबॉलिक लेटर, सिंबल में भी ये कैपिटल डी लेटर ही दर्शाता है, और लेटर के तौर पे भी वहां पे कैपिटल डी भी दर्शाता है। डी का मतलब क्या होता है? डिले। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने वहां पे जानकारी पहले ही ली थी, प्रोसेस चार्ट के बारे में जब जानकारी ली थी तब, कि डी का मतलब क्या होता है? डिले। तो डिले होने की वजह क्या है, या किसी प्रोसेस में टाइम लगने की वजह क्या है? टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इट इज मीन बाय डिले। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिले। तो वो डिले किस तरीके से है? क्या उसे होल्ड में रखा है प्रोसेस में,
या उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो गए उसके लिए उसको रुका के रखा है लाइन के अंदर, मतलब क्यू के अंदर। तो ये सभी जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, डिले के अंदर आते हैं। सो ये डिले जब होता है तो उसको कौन से लाइन से या सिंबल से दर्शाया जाता है, तो लेटर कैपिटल लेटर डी से उसको दर्शाया जाता है। और सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी वो डी लेटर ही दिखाते हैं, मतलब सिंबल में भी डी और लेटर के तौर पे भी उसको कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। इट मीन्स इट शोज डिले, मतलब लेट होने के जो भी संभाव्य कारण है उसको वहां पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है थ्रू लेटर डी। उसके बाद जो होता है जब मटेरियल आता है उसको स्टोर करना पड़ता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके उसको जब तक डिस्पैच नहीं होता है तब तक उसको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। तो स्टोरेज के लिए ट्रायंगुलर सिंबल दिया जाता है। मतलब क्या होता है, लेकिन ये ट्रायंगल जो होता है, ये ट्रायंगल का बेस जो होता है ये उल्टा रखा जाता है। मतलब ट्रायंगल का जो ऊपरी सिरा होता है वो नीचे की तरफ आता है जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, और उसका जो बेस होता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। मतलब ट्रायंगल उल्टा डिजाइन किया होता है या दिखाया हुआ रहता है, और उसको कैपिटल लेटर एस जो है उससे दर्शाते हैं। एस का मतलब क्या होता है, इट इज मीन बाय स्टोरेज, स्टोरेज का एस। तो यहाँ पे एस जो होता है वो कैपिटल लेटर। तो ये वेयर हाउस या जहाँ पे स्टोरेज लोकेशन है उसको ट्रैक करने के लिए या उसको दर्शाने के लिए उसका इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। तो प्रोसेस चार्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल प्रोसेस चार्ट हो गया, फ्लो प्रोसेस चार्ट हो गया, जिसके अंदर आपको जो वर्कमैन है उनके बारे में जानकारी मिलेगी, जो मटेरियल उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल में लाए गए उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद होता है ऑपरेटर चार्ट होता है, उसको ही क्या हम लोग कहते हैं, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट कहते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे दो तरीके से ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसके अंदर हैंडलिंग करने वाला, इंस्पेक्ट करने वाला और उसको बनाने वाला, ऐसे दो तरीके के लोगों के हाथों के नीचे से वो प्रोडक्ट क्या होता है वो गुजरता है या प्रोसेस में चलता है। तो उसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। टू हैंडेड मतलब क्या है, ऑपरेटर बनाता है और इंस्पेक्टर जो होता है या क्वालिटी कंट्रोल चेकर जो होता है वो क्या करता है, उसको चेक करने का काम करता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ऑपरेटर, इसको चार्ट भी कहा जाता है। क्योंकि ये किसके पास होता है, मोस्टली ऑपरेटर के पास होता है। जो ऑपरेटर मशीन के ऊपर इस प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है, मशीन के ऊपर वो उत्पाद बनाता है, उसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। मशीन को चलाने वाला या ऑपरेट करने वाला इट इज नोन एज ऑपरेटर, या प्रोसेस को चलाने वाला इट इज नोन एज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए चार्ट बना हुआ रहता है, तो ऑपरेटर उसके अंदर पूरी प्रोसेस को डालता है। तो सुपरवाइजर भी उसको उस चार्ट को हैंडल करता है कि सही तरीके से हुआ है कि नहीं, क्या कौन सी दिक्कत आई है। और इंस्पेक्शन करने वाला भी उसके ऊपर क्या करता है, सही तरीके से उस चार्ट का हेल्प लेके इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो चार्ट के अंदर उसको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर उसी जगह पे क्या करेगा, जांच पड़ताल अच्छी तरीके से करेगा। सो उसके अंदर कुछ एरर या कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको वहां पे वो मिल जाएगी। सो इसके लिए दो या दो से ज्यादा लोग उसको हैंडल करते हैं। फॉर दैट रीजन उसको क्या कहा जाता है, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं। उसके बाद में होता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मतलब क्या है, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज या ऑपरेशन जो है उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होती है। मतलब इसके अंदर होल इंफॉर्मेशन होती है ऑपरेशंस के बारे में। उसके बाद में होता है सिमोन चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट के अंदर इतने सारे चार्ट्स आते हैं, लेकिन प्रोसेस चार्ट जो होता है मेनली जो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं वैसा ही चार्ट होता है, जिसके अंदर पूरी डिटेल जो होती है ऑपरेशंस की, मतलब जो आपके स्टार्ट से लेके जो आपके बनने तक, मतलब एंड तक कि जितने भी ऑपरेशंस या बाकी सभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टेज परफॉर्म होते हैं या हर एक स्टेप जो होते हैं वो इसके अंदर आपको नमूद किए हुए मिलेंगे, या क्या होता है प्रिंटेड या राइटेड किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो प्रोसेस चार्ट क्या है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब ही प्रक्रिया। तो किस तरीके से कौन से स्टेज में कौन सी प्रक्रिया की गई है वो प्रोसेस चार्ट के थ्रू हमें क्या होती है पता चलती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे कौन से चीजें दिखाई गई है, तो पहला क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो होने वाले सभी ऑपरेशंस के बारे में इसके अंदर क्या होती है, जानकारी होती है। जैसे कि सॉइंग है, कटिंग है, पेंटिंग, सोल्डरिंग। मतलब क्या है,
जो मटेरियल होता है उसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं या रासायनिक गुणधर्म होते हैं या उनके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर जो चेंजेस किए जाते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, और वो प्रोसेस चार्ट के अंदर ऑपरेशन के सामने दिखाए जाते हैं या लिखे जाते हैं। उसके बाद होता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के लिए हम लोगों ने देखा है इसमें क्या होता है, डिफेक्ट चेक किए जाते हैं विजुअल से, डायमेंशन से, अलग अलग तरीके से। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट, मूव करना, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, लाना, ले जाना, ये सभी किसके अंदर आता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, मतलब भी उसको मूव करना, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद डिले होता है। डिले का मतलब क्या होता है? लेट, मतलब भी हम लोग बोल सकते हैं कि विलंब होना। तो जब भी कभी मटेरियल जो होता है अगली प्रोसेस तक नहीं जा सकता है या जाने के लिए उसे देरी हो जाती है, सो इट इज नोन एज अ डिले। तो ये देरी होना या उसको विलंब लगना, मतलब डिले, मतलब ही क्या है कि उस प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ कठिनाई की वजह से वो जो पर्टिकुलर समय में ऑपरेशंस होने वाले थे वो ऑपरेशन क्या हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, या वो होते हैं लेकिन उसके लिए समय जाता है। तो ये जो टाइम का कंज्यूमशन होता है, जो टाइम वेस्टेज चला जाता है, ये टाइम वेस्टेज जो चला जाता है उसको किसके अंदर डाला जाता है? डिले टाइम के अंदर डाला जाता है। सो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट को लेट होने की वजह क्या थी। क्या वो मशीन की खराबी थी, क्या वो ऑपरेटर का प्रॉब्लम था, या और कोई। तो वहां पे डिले के अंदर ये पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। या फिर ऑपरेटर्स का जो चार्ट होता है, ऑपरेटर चार्ट के अंदर वो हमें क्या मिलता है, उसके बारे में पूरा तरीके से ब्यूरा मिलता है, उसके बारे में पूरा बताया हुआ या लिखा हुआ वहां पे हमें मिल जाता है ऑपरेटर चार्ट के अंदर। लेकिन उसको शॉर्ट में किसके अंदर बताया हुआ रहता है या इंडिकेट किया हुआ रहता है? तो जो प्रोसेस चार्ट है उसके अंदर उसको दर्शाया हुआ रहता है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या है कि मटेरियल को लाते समय या ले जाते समय एक सही जगह पे रखना या उसको सही तरीके से सेग्रीगेट करके रखना, उसी को, या वो टर्म जो है वो किसके अंदर आती है? तो स्टोरेज के अंदर आती है। तो अगर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल हम लोग जिसको कहते हैं, उसको अगर सही तरीके से स्टोरेज ना किया जाए तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा? तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, और जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके का उत्पाद जो है या प्रोडक्ट जो है ये नहीं बना सकते। तो रॉ मटेरियल को सही तरीके से स्टोरेज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसको सेक्रेट करके स्टोरेज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कौन सा मटेरियल है जिसके लिए कितना समय जाएगा, कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा लगेगा, कौन सा मटेरियल सबसे कम लगेगा, इस तरीके से उसको क्या किया हुआ रहता है? सॉर्ट किया हुआ रहता है। ये काम किसका रहता है? तो मैं पहले भी आपको बोला हूँ, जब प्रोसेस चार्ट के बारे में मैंने सिखाया, तो ये स्टोर कीपर का काम रहता है। वो क्या काम करता है? तो सबसे ज़्यादा लगने वाला मटेरियल अलग रखता है। उसके बाद में इन मटेरियल के अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो उसके हिसाब से भी उनको क्या किया हुआ रहता है? सेग्रीगेट किया हुआ रहता है। सो ऑर्डर के हिसाब से वो मटेरियल स्टोर कीपर को इजीली मिल सके, या अगर वो स्टोर कीपर जगह पे नहीं है तो जो बंदा वो स्टोर में से सामान लेने के लिए जाएगा उसको वो मटेरियल जो है इजीली मिल जाए। इस तरीके से उसको क्या किया हुआ रहता है? स्टोर किया हुआ रहता है। तो स्टोर करने की जो जगह होती है ये मटेरियल रखने के लिए और मटेरियल निकालने के लिए कैसी होनी चाहिए? फ्री स्पेस होनी चाहिए। फ्री स्पेस मतलब क्या है? आसानी से आप मटेरियल को रख सकते हो, आसानी से उसको निकाल सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग कैसा हो, या कंज्यूम होने वाला टाइम कम लगेगा। मतलब क्या है? वेस्ट जाने वाला आपका जो समय है या समय जो वेस्ट होने वाला है मटेरियल को लाने ले जाने के लिए या उसको निकालने के लिए या सॉर्ट करने के लिए, वो पहले से कैसे किया हुआ रहेगा? बिकॉज ऑफ द सही तरीके का स्टोरेज, वो आपको वो टाइम जो है ये वेस्ट होने से बचाएगा। तो ये बेनिफिट किसका होता है? सही तरीके का स्टोरेज अगर किया हुआ रहेगा तो। इसके बाद जब प्रोसेस किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो प्रोडक्ट को भी सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। अगर गलत तरीके से स्टोर कर दिया तो आप अलग कंपनी में क्या एक ही उत्पाद बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है? तो नहीं, अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो ये उत्पाद
जो बने हुए हैं ये एक जगह से अगर दूसरी जगह पे ले जाना है या पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए या पर्टिकुलर जगह के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के रखा है और वो प्रोडक्ट अगर उस जगह तक नहीं जा पाया या वो गलत जगह पे चला गया तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से वो हुआ है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर महाराष्ट्र में आपको समझो एक्स चीज भेजनी है और बिहार में आपको वाई चीज भेजनी है और उनको सही तरीके से पैकिंग करके और टैगिंग करके अगर ना रखा जाए, स्टोर ना किया जाए, तो क्या है, वाई चीज एक्स चीज जो आपको महाराष्ट्र में भेजनी है और वाई जो बिहार में भेजनी है, ये वाई बिहार में जाने वाली चीज महाराष्ट्र में आ जाएगी और महाराष्ट्र में आने वाली चीज बिहार में जाएगी। मतलब एक्स जो है ये जाएगा बिहार में और वाई जो है वो जाएगा कहाँ पे, प्रोडक्ट तो आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो ये सभी चीजें किसकी वजह से होगी, अनप्रॉपर स्टोरेज की वजह से। तो स्टोरेज करना भी एक स्किल होती है, एक कला होती है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल प्लेस होती है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है या रॉ मटेरियल जो है प्रोसेस से पहले आता है, वहाँ पे रुकता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है और फिर वो प्रोडक्शन के लिए चला जाता है। और फिर जब वो प्रोडक्ट बन के बाहर आता है तो बना हुआ प्रोडक्ट भी सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है कि उसके ऊपर किसी तरीके का क्या हो ना सके, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ना हो सके और अगर कोई वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई खराबी ना उत्पन्न हो सके। तो ये सभी देखकर सही तरीके का स्टोरेज करना या रखना जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए स्टोरेज को भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो प्रोसेस चार्ट का यूज कब किया जाता है या करने की वजह क्या है, तो हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो कहे तो प्रोसेस कोई भी ऑपरेशनल प्रोसेस जब होती है तो उसका अगर निरीक्षण करना है जिससे होने वाली घटनाओं को अगर हम लोग कह सके, मतलब जो घटनाएं होती है या स्टेप्स होती है, स्टेजेस होती है या ऑपरेशंस होते हैं, उनको उनके बारे में जानकारी लेना हो या फिर हर एक स्टेप्स जो होती है उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करना हो। इसका मतलब ही अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस चार्ट मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक ऑब्जर्वेशन मतलब ही निरीक्षण करने के लिए हमें क्या करती है, मदद करती है या हमें मदद करने के लिए किसी साधन की तरह कार्य करती है। इस प्रोसेस चार्ट की वजह से हमें ऐसी जगहों को समझने में मदद मिलती है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कोई सुधार जो है वो सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा हमको क्या पता चलता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है या ऑपरेशनल प्रोसेस जो होती है उनको सही तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस चार्ट अच्छे तरीके से उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी फिजूल की प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है हमारे थ्रू, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो समय है वो समय बचता है और फिजूल का वक्त जो हमारा चला जाता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस चार्ट। मतलब क्या है, फिजूल का लगने वाला जो समय होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल कर समय की जो बचत होती है वो बचत प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस चार्ट। सो प्रोसेस चार्ट के अंदर जो भी प्रोसेस होती है ये मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कैसे होती है, तो उसको क्रम से बनाया हुआ रहता है या क्रम से लिखा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें कुछ भी एडिशनल रूल्स या हम लोग बोल सकते हैं डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं होती है। सो प्रोसेस चार्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सही तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या है, उत्पाद बनाने की प्रक्रिया। तो उत्पाद बनाने के लिए जो सही तरीके की प्रोसेस है, ये सही तरीके की प्रोसेस की मालूमात हमें किसके थ्रू मिलती है, तो प्रोसेस चार्ट के थ्रू मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग कम समय में
सही तरीके से उत्पाद बनाने का जो कार्य है वो सफलता से पूरा कर सकते हैं। लगने वाला जो या वेस्ट होने वाला फिजूल का जो समय है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब क्या है, उत्पादकता जो है, उत्पादन बढ़ाने की जो क्षमता है या उत्पादन बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। सो ये किसकी वजह से होता है, तो प्रोसेस चार्ट की वजह से ये संभव होता है। इसके बाद जो हमें देखना है वो क्या है, तो बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स कि बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स क्या है और उनका क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो क्या है, बैच रिकॉर्ड फॉर्म है, दर्शाया गया है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कंपनी के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से ये बदलते रहते हैं, लेकिन उसमें से मेन जो टर्म्स होती है वो सिमिलर होती है। तो ये जो बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, जानकारी लेने वाले। सो बैच रिकॉर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो इस्तेमाल करता है। प्रोडक्शन से या उत्पादन से जुड़ी हुई जो भी टास्क होते हैं या प्रोसेस होती है, ये स्टेप बाय स्टेप्स इसके अंदर जो होती है नमूद की हुई रहती है। जो भी एक्टिविटीज होती है ये इसके अंदर क्या की हुई रहती है, इंक्लूडेड रहती है। सो कोई भी उत्पाद जो होता है इंडस्ट्री में ये लाखों हजारों की तादाद में किया जाता है। सो उनको बनाते समय उनकी एक पर्टिकुलर बैच बनाई जाती है, जैसे कि 100 की, 1000 की अगर हम लोग देखेंगे तो, या फिर 10,000 की। मतलब क्या है, उनके अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, बंच होता है, नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैच कहते हैं। तो हर एक बैच के हिसाब से ये जो रिकॉर्ड फॉर्म होता है, बैच रिकॉर्ड फॉर्म, ये बदलता रहता है। तो हर एक बैच रिकॉर्ड के अंदर जो बैच का प्रोडक्शन प्रोसेस है और उसको प्रोडक्शन करते समय जो कंट्रोल किया हुआ प्रोसेस होता है या कंट्रोलिंग होता है, उसकी पूरी जानकारी जो होती है, हर एक बैच के अनुसार जो बैच बनाई जाती है प्रोडक्ट की, उसके अंदर जो फॉर्म, बैच रिकॉर्ड फॉर्म इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके अंदर आपको ये पूरी जानकारी मिलती है कि किस तरीके से वो प्रोडक्शन प्रोसेस चलाया गया है, किस तरीके से कौन से प्रोसेस करते समय क्या क्या कठिनाइयाँ वहाँ पे आई है और उसको कितने समय में बनाया गया है। ये सभी जानकारी आपको किसके अंदर मिलती है, तो जो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर्म होता है उसके अंदर ये जानकारी आपको मिल जाती है। मतलब ही जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्शन के बारे में या उस प्रोडक्शन का जो कंट्रोलिंग होता है, बैच कंट्रोलिंग होता है, उसके बारे में ये सभी जानकारी किसके अंदर आपको मिल जाती है, बैच रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर मिल जाती है। सो इस फॉर्म की वजह से हमें ये कंफर्म होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है बैच के अंदर, वो सभी प्रोडक्ट जो है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होती है उसके थ्रू बनाए हुए हैं, वो सही तरीके के स्टैंडर्ड्स में बने हुए हैं। मतलब ही हर एक पार्ट जो इस पर्टिकुलर बैच के अंदर बनाया गया है वो कैसा है, सही है और सही मापदंडों पे बनाया गया है। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको नंबर दिया जाता है। जो बैच होती है उस बैच को पहचानने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिक बैच नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं और वही नंबर जो होते हैं उन रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाए जाते हैं, जो रिकॉर्ड्स उन बैच को इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं या वो बैच बनाते समय या उस बैच को या बैच के प्रोडक्ट को बनाते समय इस्तेमाल में लाए गए हैं। सो इसकी वजह से हमें कौन सा प्रोडक्ट कौन से ऑपरेटर के थ्रू या कितने लोगों ने उनको बनाया है ये पता चल जाता है, कौन से ऑपरेशन से उसकी एक्यूरेसी कितनी है ये सब किसके थ्रू पता चलता है, इन रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है। इसीलिए जो बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स होते हैं उन फॉर्म्स के ऊपर जो बैच के लिए उनको इस्तेमाल में लाया गया या जिस बैच के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है उसके नंबर जो होते हैं वही नंबर्स उन बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स के ऊपर डाले जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैच नंबर कहते हैं। सो बैच नंबर जो होता है वो बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स के ऊपर चला जाता है।
सो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो होती है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, उसके अंदर बैच नंबर जो होता है ये रिकॉर्ड किया जाता है। बैच नंबर मतलब प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो जैसे हमारे मोबाइल को IMEI नंबर रहते हैं तो उसके थ्रू कंपनी को पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट कब बना है, कौन से दिन बना है, किसने बनाया है और उसकी अंदर क्या क्या खूबियां है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है सब पता चलता है। सो एज इट इज जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनाया जाता है, तो मोबाइल भी एक इंडस्ट्री में ही बनता है सेम एज इट इज। हमारे यहाँ पे जो मैकेनिकल पार्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, ये सभी जब बनाए जाते हैं किसी बैच के अंदर, तो वो जो नंबर्स होते हैं, बैच नंबर्स होते हैं, इनको डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है या इंस्टेंटली रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से हमें डेट ऑफ अलोकेशन मिलती है। प्रोडक्ट का आइडेंटिटी जो होता है वो पता चलता है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। उसके अंदर बैच नंबर होता है, प्रोडक्ट की साइज जो होती है वो स्पेसिफाई होती है। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूडेड रहती है, तो बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो हम लोग इसको बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो बैच प्रोडक्शन और कंट्रोल रिकॉर्ड्स है उसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है, तो पर्टिकुलर डेट्स मिलते हैं, उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइम मिलता है कि सही टाइम, कौन सा टाइम पे वो चालू होना था, कौन से टाइम पे वो चालू हो गया, कितने समय में वो बंद हुआ, बना कितना समय लगा उसको बनने के लिए, कौन से मेजर इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में लाए गए हैं, स्पेसिफिक बैच नंबर कौन सा है, रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है, किसी मटेरियल के ऊपर दोबारा कोई प्रोसेस की गई है क्या, उसके बाद उसके ऊपर कोई रिवर्किंग हुआ है क्या, कौन सा मटेरियल दोबारा इस्तेमाल किया गया है। सो जो भी चीज़ होती है इस बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड फॉर्म जो होते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, या बैच रिकॉर्ड फॉर्म जो होता है उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं उसके पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर कोई ट्रायल बेस के ऊपर या सैंपल प्रोडक्ट के तौर पे बनाया गया है तो उसके बारे में उसके अंदर जानकारी होती है। कौन से स्टाफ ने कौन सा ऑपरेशन किया है तो उसका सीक्वेंस जो होता है विद सिग्नेचर स्टाफ का वो इंक्लूडेड रहता है किसके अंदर, तो बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स के अंदर। अगर किसी लैब में वो प्रोडक्ट टेस्ट किया है तो उसका टेस्ट रिजल्ट जो होता है वो इसके अंदर नमूद होता है या इंक्लूडेड होता है। और उसके साथ में अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो लाइन के ऊपर टेस्ट किया गया है या इंस्पेक्ट किया गया है तो लाइन इंस्पेक्शन की जो नोट्स होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद ये जानकारी होती है कि जो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन हो रहा है वो सही समय या दिए गए टारगेट के अंदर ही हो रहा है या नहीं, मतलब उसकी अचीवमेंट सही हो रही है कि नहीं, ये यहाँ पे पता चलता है थ्रू दिस फॉर्म। इसके अलावा बैच रिकॉर्ड फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट कब बनाया गया, उसको कब पैकेजिंग की गई और उसके ऊपर लेबलिंग कब की गई, इसकी पूरी डिटेल्स या जानकारी जो होती है ये हमें बैच रिकॉर्ड फॉर्म से मिल जाती है। सो ये बैच रिकॉर्ड फॉर्म्स के अंदर बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड जो होते हैं उनको भी क्या किया हुआ रहता है, इंक्लूड किया हुआ रहता है। मतलब जो बैच होती है या प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस किस तरीके से अमल में लाई गई है इसके बारे में पूरी जानकारी जो होती है ये बैच प्रोसेस रिकॉर्ड के अंदर होती है। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हमारा जो बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड सैंपल फॉर्म है फॉर्मेट 1, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। सो आप बैच रिकॉर्ड फॉर्म बोलो या बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड फॉर्म बोलो, दोनों भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इंडस्ट्री के अनुसार ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो स्लाइड में हम लोग बैच रिकॉर्डिंग फॉर्म्स के अंदर बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड फॉर्मेट 1 जो है वो देख रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, तो जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, पार्ट का नाम पता चलता है, उसके बाद पार्ट का नंबर पता चलता है, बैच नंबर, बैच क्वांटिटी पता चलती है, मतलब ही कौन से बैच नंबर में कितने क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट जो है ये बनाए गए हैं ये हमें इससे पता चलता है। इसके अलावा प्रोडक्ट का रेफरेंस और परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ से हम लोगों को क्या होता है, पता चल जाता है। जॉब के ऊपर किए गए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के बारे में इससे पता चलता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए या प्रोसेसिंग के दौरान जो वहाँ पे
अवेलेबल होता है, चाहे वो ऑपरेटर होने दो, सुपरवाइजर होने दो, उनके बारे में वहाँ पे हमें डेट, सिग्नेचर के साथ में उनका नाम जो है वो नाम पता चलता है कि कौन से बंदे ने कौन सा ऑपरेशन किया था। तो अगर कोई खराबियाँ निकलती है तो वो खराबियाँ कौन से स्टेप से वहाँ पे आई है, तो उसके हिसाब से उस स्टेप को परफॉर्म करने वाले बंदे को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला जो भी बंदा रहता है उसकी डेजिग्नेशन हमें पता चलती है कि वो कौन है, वर्कर है, हेल्पर है, क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इसके बाद प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डेट एप्लीकेबल होती है, उस डेट के साथ में वो प्रोडक्ट कब बनाना चालू किया और वो कब बन के तैयार हो गया, इसके बारे में पूरी जानकारी होती है या मालूमात वहाँ पे रहती है। मतलब ही स्टार्ट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों भी हमें इस फॉर्म के अंदर या फॉर्मेट के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो पता चलते हैं। मतलब कितने पेजेस का ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सिस्टम है, रिलेटेड टू बैच ऑपरेशंस है, ये सब हमें उसके अंदर मिलती है। तो हमें ये पता चलता है कि उस के अंदर कितने पेजेस का ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। सो जिसकी वजह से हम उन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए उस प्रोसेस को या उन ऑपरेशंस को। इसके अलावा जो भी कोई रिमार्क होता है किसी के थ्रू दिया हुआ, वो रिमार्क भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रोसेस के दौरान होने वाली खामियां क्या की जा सकती है, कम की जा सकती है, या फिर अच्छे तरीके की क्वालिटी वहाँ पे क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है या मिल सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड्स जो है उसके बारे में क्या की है, जानकारी हासिल की है।